हाय फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो इस वीडियो में हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इन 25 प्रश्न से आप 75 से 100 क्वेश्चन तक तैयार कर पाइएगा। तो देखिए, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 25 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चेक प्ले लिस्ट, अगर वीडियो जुड़े हैं तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का इस वीडियो को सपोर्ट रहा, प्यार रहा, तो इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? आवृत्ति, देखिए आवृत्ति को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का इंग्लिश होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहा जाता है आवृत्ति को। तो आवृत्ति की ईसाई इकाई क्या है? तो आवृत्ति की ईसाई इकाई होती है हर्ट्ज। हर्ट्ज को कहा जाता है एच और जेड, हर्ट्ज। आवृत्ति की ईसाई इकाई होती है हर्ट्ज। कंपन की संख्या जिस पर ध्वनि तरंगे प्रति सेकंड यात्रा करती है, ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। लंबाई की इकाई होती है मीटर, बल का न्यूटन, वेग का होता है सेकंड, समय का सेकंड, वेग का मीट्रिक टन पर सेकंड, आवृत्ति का हर्ट्ज, द्रव्यमान का किलोग्राम, लेंस का डायोप्टर और ध्वनि का डेसिबल। बहुत पूछता है डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल है ध्वनि का। डेसिबल ध्वनि का है। वाट किसका है? तो वाट है दीप्तिमान प्रवाह का और डायोप्टर है लेंस का। बहुत पूछता है कि लेंस का मात्रक क्या होता है? तो लेंस का इकाई होता है डायोप्टर। आवृत्ति का है हर्ट्ज। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? हीरे में, पानी में, निर्वात में, हाइड्रोजन में। तो देखिए, प्रकाश का वेग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करिएगा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। अगर पूछेगा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में और प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में। क्वेश्चन पूछता है कि किसमें ध्वनि नहीं गमन करती, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती, अर्थात निर्वात में ध्वनि का आदान प्रदान नहीं हो, ध्वनि नहीं एक दूसरे से दूसरी जगह जाती। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, इसीलिए ध्वनि गमन नहीं करती। देखिए, पानी का सूत्र होता है H2O, हाइड्रोजन का H। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहले कक्षा में पहला तत्व है, गैस है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कण नहीं है? तो देखिए, अल्फा बीटा गामा ये सभी कण हैं। अल्फा बीटा गामा सभी कण हैं, लेकिन डेल्टा कण नहीं है। अल्फा बीटा गामा सभी कण है, लेकिन डेल्टा कण नहीं है। तो किसमें कण नहीं है? तो वो है डेल्टा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो देखिए, जब बारिश होती है, इस समय बरसात का समय है, तो जब बारिश होती है तो बारिश के कुछ देर बाद एक इंद्रधनुष दिखता है। तो वो कहाँ दिखाई देता है? सूरज की ओर, सूरज के विपरीत दिशा में, कहीं भी सूर्य की स्थिति से और सूर्य के अभाव में। तो देखिए, इंद्रधनुष कभी भी बनता है तो सूर्य के विपरीत। जब भी इंद्रधनुष बनेगा, या सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम, तो उस समय देखिएगा तो इंद्रधनुष जस्ट सूर्य के विपरीत होगा। अगर सूर्य पूरब दिशा में है तो इंद्रधनुष पश्चिम दिशा में दिखेगा, और अगर सूरज पश्चिम दिशा में है, शाम का समय है, तो इंद्रधनुष पूरब दिशा में बनेगा। तो जब भी इंद्रधनुष बनता है तो वो सूर्य के विपरीत बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैनी, देखिए इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैनी आह, पीनाला। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैनी, आह, पीनाला। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। तो बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैनी, आह, पीनाला। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश की गति, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो देखिए, प्रकाश की चाल अगर पूछेगा तो प्रकाश की चाल सभी माध्यम में कांस्टेंट होती है, वो होती है 3.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। और यह एक नया यूट्यूब चैनल है। अगर आपको कंटेंट पसंद है और क्वेश्चन में दम रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, प्रकाश वर्ष से ही प्रकाश वर्ष दूरी का, और देखिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये हो गया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन पूछता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। पूछता है कि चांद द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में, यानी चांद के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, चांद के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। चांद के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए, इसमें इस पे बता दे रहे हैं। देखिए, प्रकाश है तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और पूछेगा कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। बहुत पूछता है। इसमें हम सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको कवर करा रहे हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जबकि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। दंत चिकित्सक दांतों की आवर्धिक छवि को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं? समतल दर्पण में समान प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण छोटी वस्तु को और बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। इसको आप ऐसे हमारे माध्यम से याद करिए, जैसे हम याद किए हैं। उत्तल दर्पण बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाएगा और अवतल दर्पण छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। इस प्रकार देखिए, एक प्रश्न में आपके कितने प्रश्न बन जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछा है दंत चिकित्सक यानी दांत का डॉक्टर। दांत का डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज करेगा? दांत का साइज छोटा है, उसे अच्छा से देखने के लिए उसको बड़ा करना पड़ेगा। तो दांत को साइज को बड़ा कौन करता है? तो साइज को बड़ा करता है अवतल दर्पण। देखिए, साइज को छोटी वस्तु को बड़ा कौन करता है? तो वो करता है अवतल दर्पण। तो दांत का जो डॉक्टर होता है, दांत का साइज छोटा होता है तो उसे बड़ा करके देखता है, तो अवतल दर्पण में वह देखता है। और देखिए, उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो जैसे हम लोगों के बाइक, जैसे गाड़ी का साइड लाइट, गाड़ी का साइड मिरर, साइड लाइट नहीं, साइड मिरर। आप सबने कुछ नहीं तो बाइक तो जरूर चलाया होगा। बाइक या फोर व्हीलर या कोई भी गाड़ी हो तो उसमें देखेंगे दोनों तरफ, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ साइड मिरर छोटा सा लगा रहता है, जिसमें हम पीछे आने वाली गाड़ियों को देखते हैं। तो देखिए, उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। तो अगर आप बाइक से हैं और बाइक पे आप साइड मिरर में देख रहे हैं और मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रही है, तो उसको देखिएगा तो उसमें दिखाएगा। उतने छोटे से दर्पण में जो बाइक में लगा रहता है उसमें पूरी ट्रक दिखेगी साफ। तो इसीलिए इसको आप ऐसे याद करिएगा कि जो भी बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटा करना रहेगा तो वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, और जब छोटी वस्तु को बड़ा करके देखना रहेगा तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। इसीलिए गाड़ी के, बहुत लोग नहीं जानते हैं, पूछते हैं गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा प्रयोग होता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाता है। जिस प्रकार आप अगर बाइक आप चला रहे हैं तो बाइक के साइड मिरर में देखेंगे तो ट्रक का सीन पूरा दिखेगा। वहीं पे अगर अवतल दर्पण दिखा देता तो अवतल दर्पण ट्रक और बड़ा जल्दी दिखती ही नहीं। इसीलिए दांत का डॉक्टर और गाड़ी के हेडलाइट पूछता है। हेडलाइट, जो गाड़ी का हेडलाइट होता है तो हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है।
उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दाढ़ी शेविंग करने में, पूछता है कि दाढ़ी बनाने में, यानी कि शेविंग करने में कौन सा काम आता है, तो वो भी अवतल दर्पण काम आता है। और समतल दर्पण का प्रयोग आप लोग ऐनक के रूप में करते हैं घर में। नेक्स्ट प्रश्न, शीतकाल में हैंडपाइप का पानी गर्म होता है क्योंकि? तो ये शीतकाल में हैंडपाइप का पानी गर्म हो जाता है क्यों? क्वेश्चन है कि शीतकाल में हैंडपाइप का पानी गर्म हो जाता है क्योंकि क्यों गर्म होता है? तो देखिए, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडलीय दाब के तापमान से अधिक होता है। जो पृथ्वी के भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए शीतकाल में, यानी कि शीतकाल में हैंडपाइप का पानी गर्म होता है। शीतकाल यानी कि ठंडे के समय में, ठंडे के समय में देखिएगा तो लोग हैंडपाइप यूज करते हैं क्योंकि ठंडे के समय में हैंडपाइप का पानी गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? तो इसलिए गर्म होता है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आप लोगों को कंटेंट में दम लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और कंटेंट अगर दम लगे तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पॉजिटिव कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा? वीडियो को लाइक करने से कुछ मिलता नहीं, हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको कंटेंट रेगुलर और अच्छे से दे पाएंगे। हम इस चैनल पे वीडियो कम देंगे लेकिन अच्छा देंगे, क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, कम और सटीक पढ़ने से सिलेक्शन होगा। और हम एक स्टूडेंट हैं तो इसलिए हम जानते हैं कि कंटेंट कैसा पूछता है, तो उसी प्रकार आपको वीडियो अपलोड करेंगे। कि सोनार बहुत पूछता है कि सोनार का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि सोनार को किस निम्न से सोनार का फुल फॉर्म पूछा है। सीधा सीधा आप कहेंगे। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर फिजिक्स का क्वेश्चन बनता है तो सोनार ईपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया है। ये क्लास ईपी पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो हमारे चैनल से पे ईपी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेट पे क्लास चलाई जा रही है, तो उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करिए। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको आप डायरेक्ट याद करिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का फुल फॉर्म होता है। सोनार का उपयोग महासागर यानी कि गहरी वस्तुओं को डूबे रहने का पता लगाते हैं। सोनार एक प्रस्रव्य तरंग छोड़ता है। सोनार प्रस्रव्य तरंग छोड़ता है जिसके माध्यम से समुद्र अथवा कहीं गहरी चीजों में वस्तु के डूबने का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राइफल से निकली एक गोली में होती है। देखिए, राइफल से निकली गोली में क्या होती है? तो देखिए, राइफल से निकली एक गोली में होती है। क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का अर्थ है कि गोली में क्या होती है, राइफल को छोड़ दीजिए। तो राइफल अगर पूछेगा कि राइफल में, देखिए राइफल से निकली गोली में क्या होती है, तो राइफल में तो होती है स्थिति ऊर्जा, क्योंकि राइफल स्थिर रहता है। लेकिन गोली ऐसे आगे बढ़ती जाती है तो गोली में होती है गतिज ऊर्जा। गोली में क्या होती है? तो गोली में होती है गतिज ऊर्जा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि बांध का पानी जो इकट्ठा किया उसमें कौन सा ऊर्जा होता है? तो स्थितिज ऊर्जा। बांध का पानी में स्थितिज ऊर्जा। और कोई भी वस्तु अगर रनिंग में है यानी कि चलते कंडीशन में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। जिसमें गतिज ऊर्जा का अर्थ है जिसमें गति हो, उससे गतिज ऊर्जा, और जो स्थिर हो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बांध का पानी स्थिर है इसलिए स्थितिज ऊर्जा। और देखिए, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। ये भी बहुत पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, रेलगाड़ी, बस, ये सभी में गतिज ऊर्जा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र में जलमग्न वस्तुओं को खोजने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा, तभी आपको बताया था कि समुद्र में डूबी वस्तुओं यानी जलमग्न वस्तुओं को खोजने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसका प्रयोग करते हैं। श्रवण शक्तिमान दिया है गैल्वेनोमीटर। देखिए, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रवाह का पता लगाने में, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने में करते हैं। इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत प्रवाह का पता लगाने में करते हैं। सेंटेक्स दृश्य वस्तुओं को कोणीय दूरी पर देखने में, और सोनार का हो ही गया। अन्य कुछ उपकरण को जान लेंगे।
जैसे है हाइड्रोमीटर, पानी के घनत्व को मापता है हाइड्रोमीटर। एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापता है। नेफेस्कोप बादल की गति और दिशा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पानी के घनत्व को मापने वाला यंत्र कौन है, तो वो हो जाएगा हाइड्रोमीटर। हवा की गति एनीमोमीटर, समुद्र की गहराई फैदोमीटर, बादल की गति नेफोस्कोप बादल की गति। नेक्स्ट प्रश्न, यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। चेक प्ले लिस्ट पार्ट 2 कमिंग सून। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा अच्छा, इस पे प्यार रहा तो इसका पार्ट 2 जल्द लेकर आएंगे। देखिए एक मोटिवेशनल क्विज है जो मुझे भी मोटिवेट करता है। आज फिर शुरू कर दी किताबों से आशिकी, वो क्या है, हमें मंजिल तक इसी के सहारे जाना है। आप भी जितना जल्द से जल्द किताबों से दिल लगाइए, क्योंकि किताब ही एक ऐसी वस्तु है जो दिल लगाने पर बेवफा नहीं बल्कि मुकद्दर बना के जाती है। किताबों से दिल लगाइए। तो देखिए किताबों से आशिकी शुरू कर दीजिए, क्योंकि किताब एक वैसी है कि अगर आप किताब से दिल लगा लेंगे तो आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर किताब से दिल लगाएगा तो बेवफा भी निकलेगी तो मुकद्दर बना के जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की गति 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। वायु में ध्वनि की गति, क्वेश्चन पूछता है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन पूछता है कि यदि वायु में ध्वनि गति 332 मीटर पर सेकेंड है, उस पर दाब लगाकर अगर दोगुना कर दिया जाए उसकी गति को, तो चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, क्योंकि लिख लेंगे ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। आप किसी रूम में बंद हो जाइए और बात करिए। अगर आप जोर से, थोड़ी सी जोर से भी आवाज़ बात करिएगा तो बाहर आवाज़ आएगा। पूरा पैक रहेगा तब भी आवाज़ आएगा, बस कांच में रहेंगे तभी आवाज़ नहीं मिलता है, और कांच के अलावा अगर आप दीवार में हैं तो आवाज़ मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ध्वनि पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ध्वनि को रिफ्लेक्ट होने के लिए मिनिमम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप 17 मीटर की दूरी पर हैं तो ध्वनि जैसे पहाड़ों पे होता है तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रंग एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन होता है। तो अधिकतम विचलन वाला रंग कौन सा है, तो वह है बैंगनी। बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है, और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। विचलन यानी कि प्रकीर्णन, देखिए विचलन दिया है, विचलन को आप प्रकीर्णन भी कर सकते हैं, प्रकीर्णन, या इसे फैलाव भी कर सकते हैं देहात में। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया है कि कौन सा रंग प्रिज्म में अधिकतम फैलता है, तो बैंगनी। और कौन सा रंग प्रकीर्णन अथवा फैलाव या विचलन, विचलन यानी कि बिखरना, तो कौन सा रंग सबसे कम बिछड़ता है, तो वो है लाल। लाल रंग का प्रकीर्णन विचलन फैलाव कम होता है, इसीलिए देखेंगे तो ट्रेन के पीछे या कहीं भी खतरे के निशान में लाल रंग का ही प्रयोग होता है। खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग इसलिए होता है कि उसका विचलन बहुत कम होता है। विचलन कम अर्थात बिखरेगा कम, प्रकीर्णन कम, फैलाव कम अर्थात फैलेगा कम। विचलन अर्थात फैलाव, तो लाल रंग का फैलाव यानी प्रकीर्णन कम होने के कारण ही खतरे के निशान पे खतरे के जगह पे लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं, ताकि लाल रंग चटक रंग होता है, फैलता नहीं है, तो इसीलिए वो दूर तक दिखाई देता है। जिस प्रकार आप ट्रेन में भी देखे होंगे कि ट्रेन के लास्ट बोगी में लाल रंग का सिंबल होता है, या जो ट्रेन रुकना होता है उसके लिए भी लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कि लाल रंग दूर से ही दिखाई देता है, वो फैलता कम है। और सबसे अधिक फैलता है वो है बैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 1 वाट के मान का सही वर्णन है। यानी कि 1 वाट किसे माना जाएगा, 1 वाट आप किसे कहिएगा, तो 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट 1 एम्पियर। 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, ये इंटू है, तो 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। 1 वाट यानी वाट का मात्रक पूछता है क्या होता है, तो होता है जूल पर सेकेंड।
वात्रक देखिए एम्पियर का सेकेंड और वोल्ट का जूल, तो क्या जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन पूछेगा कि वाट का मात्रक क्या होता है, तो वाट का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड। शक्ति वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है। शक्ति यानी कि पी यानी पावर, वोल्टेज और धारा वी आई, पी इक्वल टू वी आई यानी कि शक्ति वोल्टेज और धारा का गुणनफल होता है। वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है और धारा की इकाई एम्पियर। क्वेश्चन पूछता है वोल्टेज की इकाई यानी मात्रक क्या होती है, तो वोल्टेज की मात्रक होती है वोल्ट और धारा की मात्रक होती है एम्पियर। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि शक्ति को किस में नापते हैं, तो शक्ति को हार्स पावर में, शक्ति को हार्स पावर में मापा जाता है। तो हार्स पावर, तो देखिए एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट, एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए और चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, शेयर करिए। और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, उसको आप जरूर चैनल को ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे आपको इसका फ्री पीडीएफ मिल पाए। अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट रहा तो वीडियो हम रेगुलर रखेंगे, और अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो हम अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे। तो आपके ऊपर है, आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कम से कम ये तो बताइए कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, प्रश्न का लेवल कैसा है। क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की गति। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, तो निर्वात में प्रकाश की गति निर्वात में न तो इसकी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या तीव्रता पर निर्भर करता है। और देखिए सघनता के माध्यम में ध्वनि की गति धीमी होती है, जैसे पानी, गिलास, मिट्टी का तेल, इसमें ध्वनि की गति धीमी रहती है। और दुर्बल माध्यम में ध्वनि की गति अधिक होती है, जैसे वायु में, वाष्प में, धुआं में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। मनुष्य के शरीर का तापमान, देखिए ये तो आप लोगों को सबको जानना चाहिए कि मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, यानी मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और इसको अगर सेल्सियस में करिएगा तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। और ये पूछा है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए और वीडियो को सपोर्ट करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ईपी, पुलिस सहित अन्य सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करते हुए मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस की ट्रिकी सोल्यूशन के साथ अल्टरनेट डे पे क्लास चलाई जा रही है, तो आप जरूर इसे देखें। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इससे आप 100 क्वेश्चन आराम से कवर कर लीजिएगा। गिटार के तार में किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो देखिए जो गिटार का तार होता है उसमें किस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, तो गिटार के तार में उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंग। गिटार के तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। गिटार के तार में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होती है। अनुप्रस्थ तरंग किसका उदाहरण है, तो यह ध्वनि तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग का है प्रकाश। प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून। आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोगों को नहीं पता है कि 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं। आप आम भाषा में ही सुने होंगे कि गैलन 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 का नाम आप लोग बहुत सुने होंगे, या पेट्रोल टंकी पे भी सुने होंगे गैलन। तो 1 गैलन में कितने लीटर होता है, तो 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। और 1 लीटर बराबर कितना गैलन होता है, तो 1 लीटर बराबर होता है 0.22 गैलन। एक लीटर बराबर होता है 0.22 गैलन, और 1 गैलन बराबर होता है 3.785 लीटर। और देखिए और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं, 1 बैरल बराबर पूछता है कितना लीटर। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसको मिटाकर।
देखिए बहुत पूछता है कि एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है। तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर 159। और देखिए एक बैरल बराबर क गैलन होता है, तो होता है 42 गैलन। एक बैरल बराबर 159 लीटर, एक बैरल बराबर 42 गैलन। चेक प्लेलिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि। चमगादड़ देखे होंगे आप अंधेरे में भी चमगादड़ रात को उड़ती हैं। तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती हैं क्योंकि वे अति शीघ्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं, उसका नियंत्रण करती हैं। तो पूछता है कि चमगादड़ कौन सी तरंगे छोड़ती हैं। तो चमगादड़ अपश्रव्य तरंगे छोड़ती हैं। अपश्रव्य तरंग चमगादड़ छोड़ती है, जो दीवार पे लड़कर वापस आता है, उसी माध्यम से वो रास्ता का अपना पता लगा लेती हैं। और चमगादड़ को लेकिन रात को दिखता नहीं है, तो वो प्रसरव्य तरंगों के आधार पर ही चमगादड़ उड़ सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न। हमारी आंखों में, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली अधिकतर प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है। यानी कि हमारी आंख में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उस किसके माध्यम से वो कंट्रोल होता है। तो होता है कार्निया के माध्यम से। हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के लिए कार्निया की बाह्य परत से उत्तरदायी होता है। कार्निया एक पतली झिल्ली होती है जिसके माध्यम से प्रकाश किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश आंखों में प्रवेश किसके माध्यम से करता है। तो प्रवेश करता है प्रकाश आंखों में कार्निया के माध्यम से। तो कार्निया एक पतली झिल्ली होती है जिसके माध्यम से प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। रेटिना आंख की 3 परतों में से एक है। रेटिना पर छवि का निर्माण होता है। क्वेश्चन पूछता है कि छवि किस पर, हमारी आंख में छवि किस पर बनता है। छवि यानी चित्र। तो चित्र बनता है रेटिना पर। देखिए प्रकाश का नियंत्रण अर्थात प्रकाश प्रवेश करेगा कार्निया से और चित्र बनेगा रेटिना पर। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए पुतली के आकार को नियंत्रित करता है परितारिका। नेत्र गोलक अर्थात नेत्र लेंस प्रकृति में उत्तल होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मानव का नेत्र किस लेंस के भांति कार्य करता है। तो वो उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टी एवं वास्तविक बनती है। क्वेश्चन पूछता है कि रेटिना पर मनुष्य का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बनता है उल्टा एवं वास्तविक। देखिए यहाँ से आपको हम अभी बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश करता है किसके माध्यम से कंट्रोल होता है। तो होता है कार्निया के माध्यम से। क्वेश्चन पूछेगा कि छवि कहाँ बनता है। तो छवि यानी कि चित्र बनता है रेटिना पे। मानो आंख के रेटिना पे छवि बनता है। किस प्रकार का बनता है। तो उल्टा एवं वास्तविक बनता है। परितारिका क्या होता है। तो परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र का आकार किस लेंस के भांति कार्य करता है। तो उत्तल लेंस के भांति। मानव नेत्र का आंख उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। मानव नेत्र में रेटिना पर उल्टी एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। और परितारिका पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और कार्निया प्रकाश को नियंत्रित करता है जो प्रवेश करता है। एक प्रश्न से देखिए 5 से 6 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न। पानी की बूंदों से प्रकाश के एक इंद्रधनुष द्वारा बनता है। यानी कि पानी की बूंदों से प्रकाश कैसे बनता है। तो प्रकाश इंद्रधनुष, पानी की बूंदों से प्रकाश के इंद्रधनुष बनता है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप अगर सड़क पे जा रहे हैं, दोपहर का समय है, तो देखिएगा तो सड़क पे आपको ऐसा लगेगा, प्रतीत होगा जैसे कि सड़क पे पानी जैसा है। आप अगर, तो ये भी मृग मरीचिका उसे कहते हैं, मृग मरीचिका। आप अगर दोपहर के समय में सड़क पे जा रहे हैं, लू का समय, अगर गर्मी का महीना है अप्रैल मई का, तो उस समय आप देखिएगा तो आपको सड़क पे लगेगा कि जैसे पानी जैसा। दूर से देखिएगा तो लगेगा कि पानी है, पास जाइएगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो मृग मरीचिका कहलाता है। वो
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। प्रकीर्णन, देखिए प्रकीर्णन होता है तारों का टिमटिमाना, ये सभी प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकीर्णन तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या है? किसी निकाय पर कार्य किया गया कार्य क्या है? तो एक अदिश राशि है। क्वेश्चन पूछता है कि देखिए सदिश राशि, सदिश राशि का ट्रिक है जिसमें वह आता है, अधिकतम होता है जिसमें वह आता है वो सदिश, और जिसमें वह नहीं आता वो अदिश राशि होती है। मैक्सिमम जिसमें वह आता है वो सदिश राशि, और जिसमें वह नहीं आता वो अदिश राशि। जैसे देखिए पूछा है कार्य है, तो कार्य क्या है? तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, ध्वनि सदिश राशि हो जाएगी क्योंकि वह है। तो इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को छोटा रखना है, तो इसीलिए हम थोड़ा वीडियो को फास्ट करना पड़ेगा। देखिए वीडियो, वायु दाब मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो देखिए वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का। वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। मानव शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। और सिस्मोग्राफ से बादल की गति मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। आर्द्रता मापी से आर्द्रता मापा जाता है। आर्द्रता मापी से लैक्टोबैसिलस। और देखिए आर के रोजगार स्टडी, यह वीडियो आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चेक प्ले लिस्ट। नेक्स्ट प्रश्न। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो वीडियो को हम ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वीडियो छोटा रहेगा तो आपको आप देखने में भी सही रहेगा, समझने में भी बहुत सही रहेगा। तो देखिए ये हो ही गया, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। एक आध फैक्ट और आपको बता दे रहे हैं। बहुत पूछता है पीजोमीटर, पीजोमीटर से क्या नापा जाता है? तो पाइप प्रवाह में किसी बिंदु पर दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से शरीर का तापमान हो ही गया। अब देखिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब बता ही दिए। आर्द्रता हाइड्रोमीटर से आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर से सिस्मोग्राफ पर भूकंप का मापा जाता है, सिस्मोग्राफ पर। अब इस प्रश्न, हाँ तारों का टिमटिमाना। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। तारों की टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखिए तारों का टिमटिमाना क्या कारण है? तो तारों का टिमटिमाना याद करेंगे अपवर्तन, तो पूरा हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो ही गया, मृगमरीचिका, इंद्रधनुष। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 कमिंग सून, आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएंगे। नेक्स्ट कल, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है? यदि किसी वस्तु को आप पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएगा तो क्या होगा? देखिए अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु पृथ्वी पर 60 kg के है, कोई वस्तु मान लीजिए पृथ्वी पर 60 kg के है, अगर उसे आप चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो चंद्रमा पर भार घट जाएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर घट जाता है क्योंकि पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। तो देखिए अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 60 किलो है तो वह चंद्रमा पर जाएगा तो 1/6 गुना हो जाएगा, यानी कि 1/6 गुना यानी कि 10 kg का हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है कि यदि किसी द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान कभी भी परिवर्तित कहीं नहीं होता। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर है उतना ही चंद्रमा पर होगा, और जितना चंद्रमा पर है उतना ही पृथ्वी पर होगा। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी और कहीं नहीं बदलता। नेक्स्ट प्रश्न, एक पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप किस पर काम करता है? तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन पूछता है कि तारों का टिमटिमाना, तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन। और सिक्का का ऊपर उठा दिखना तो वो परावर्तन। सिक्का का ऊपर उठा देखना बाल्टी के, अगर बाल्टी में आप सिक्का डालेंगे तो लगेगा कि ऊपर है, सतह से ऊपर है,
तो सिक्का का ऊपर दिखना वो परावर्तन के कारण होता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग, मरीचिका, इंद्रधनुष, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है। तो विभवांतर को मापने में किस उपकरण का प्रयोग होता है? तो वो होता है वोल्ट मीटर का। थर्मामीटर का तापमान मापने में, और एमीटर का धारा मापने में। अमीटर किसका होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है अमीटर। विद्युत धारा का मात्रक होता है अमीटर, और तापमान का होता है थर्मामीटर, और गैल्वेनोमीटर होता है गैल्वेनोमीटर, और वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज का यानी विभवांतर का। नेक्स्ट प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? यानी खाद्य ऊर्जा किस में मापते हैं? तो वो मापते हैं कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किलोवाट किसका इकाई है? तो किलोवाट है शक्ति का। किलोवाट है शक्ति का यूनिट है किलोवाट, और किलोग्राम है द्रव्यमान का। किलोग्राम किसका मात्रक है? तो वह है द्रव्यमान का। और मीटर किसका है? मीटर है दूरी का। दूरी हमेशा मीटर में मापी जाती है, और किलोवाट में मापा जाता है शक्ति किलोवाट में, और द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, और कैलोरी में खाद्य ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो देखिए, भूकंप तरंगे यानी भूकंप तरंगे किसके द्वारा रिकॉर्ड की जाती है? तो वो की जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा। भूकंप तरंगे सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। इस स्पीडोमीटर क्या होता है? ये गाड़ी में लगा रहता है जो स्पीड बताता है। स्पीड बताता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर गाड़ी में लगा रहता है, गाड़ियों में जो स्पीड को बताता है। तो स्पीडोमीटर एक वाहन की गति को बताता है। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी। तो वाहन द्वारा तय दूरी कौन बताता है? तो वो बताता है ओडोमीटर। देखें गाड़ी में जो मीटर लगता है, तो ओडोमीटर गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, और स्पीडोमीटर गाड़ी की स्पीड को बताता है। और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है, और भूकंप तरंगों को मापा जाता है सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। Thanks for watching. Like, share, subscribe and comment now. RK रोजगार स्टडी, चेक प्लेलिस्ट, ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फ्री PDF। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल का बेल आइकन दबाना प्रेस न करें। बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आप ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। RK रोजगार स्टडी पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। चेक प्लेलिस्ट और ज्वाइन टेलीग्राम, आप इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद।